हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, मार्केट में काफी डोमिनेंट पोजीशन है इसकी। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर हर्षित सिंह जी ने की थी। उन्होंने मेरे अंबर एंटरप्राइजेस के वीडियो में उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि वो ग्लैंड फार्मा पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो हर्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस कंपनी को डिस्कस करें, जिससे कि आपको, हमको, हम सभी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही अच्छे सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी को आज हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने भी बहुत ही अच्छी रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी को हमसे डिस्कस करने के लिए बोला है। तो हम इस सेक्शन में इस वीडियो में काफी डिटेल में इसके बिजनेस को समझने वाले हैं कि ये किस सेक्टर में है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके। फिर सेकंड सेक्शन जो हमेशा हमारा होता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का होता है, उस सेक्शन में हम इसके सारे पैरामीटर्स को, फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करने वाले हैं। और फिर जो हमारा थर्ड सेक्शन होगा, जिसमें कि हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करेंगे, तो एक टेक्निकल एनालिसिस का भी एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी से रिलेटेड। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी से रिलेटेड दे पाऊं, जिससे कि आपकी जो एक स्टडी करने की जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो काफी कम हो जाएगी। आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहले से ही इस कंपनी के बारे में होगी। तो आप कुछ भी मिस मत करिए, कोशिश करिए कि आप पूरा इस वीडियो को देख सकें, जिससे कि आप मैक्सिमम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और एक इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से ले पाएंगे। तो सर, अगर आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबाइए, अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हम डिस्कस करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो हम सर शुरू करते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि ग्लैंड फार्मा है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट अस, इनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद, इंडिया इन 1978। तो आप ये समझिए कि आप रफली 80 भी बोल लीजिए, तो 1980 से आज तक, तो ये कितने साल हो गए, करीब करीब 40 साल, 42 ईयर्स से ये ऑलमोस्ट ये बिजनेस में है। तो एक लंबा, इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, और इन्होंने अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया है। तो आपको ये समझना होगा कि 40 साल से, आपकी और मेरी, हो सकता है बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एज भी 40 इयर्स नहीं होगी। तो आपको ये समझना होगा कि इतने साल का एक्सपीरियंस उनका सिर्फ इसी सेक्टर में है, इसी कंपनी में है। तो ये काफी लंबा इतिहास है इस कंपनी का। तो ये ऑलमोस्ट 40 ईयर से यही काम को करते आ रहे हैं। ग्लैंड फार्मा हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर और स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पैरेंटेरल products to become the largest and the fastest growing injectable focused company। तो आप देखिए कि जो स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो बनाते थे, वहां से ये आज लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी बन चुके हैं। ये आप ध्यान रखिए, ये इंजेक्टेबल एक कैटेगरी होती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको ये समझना होगा कि इनका जो है, ये इनका फोकस कंप्लीटली इंजेक्टेबल्स में ही है। क्योंकि आप अगर कोई भी ड्रग को लेते हैं तो ओरल सॉलिड्स में भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं और इंजेक्टेबल्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। इंजेक्टेबल्स मतलब जो आप जैसे सिरिंज या जहां सिरिंज के थ्रू लेते हैं, तो वो सारे इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनीज होती हैं। तो ये जो कंपनी है, इसका टोटल फोकस ही इंजेक्टेबल्स में है, क्योंकि काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो हर तरीके के फॉर्मुलेशन करती है, आपके सॉलिड्स में भी करती है, लिक्विड्स में भी करती है, इंजेक्टेबल्स में भी करती है। बट इनका जो फोकस है, इनका मैक्सिमम कहना चाहिए 100% जो फोकस है वो सिर्फ इंजेक्टेबल्स में है, और उसमें ये काफी, इनका मार्केट डोमिनेंस भी अच्छा है। फिर आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि इनकी ग्लोबल फुटप्रिंट है। अब आप देखिए 60 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर किसी भी कंपनी की, स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अगर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अगर आपको सर्टिफाई करना है, तो अगर वो यूएस में, यूरोप में अगर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रही है, तो आपको एक तरह से काफी कंफर्ट मिलता है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छी है। क्योंकि आपको अप्रूवल तभी मिलेगा यूएस एफडीए से, या यूरोपियन जो रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। और यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है।
तो ये यहाँ इन सभी इस कंपनी को इन सभी कंट्रीज में ये सप्लाई करते हैं और इन सभी से इनको अप्रूवल्स मिल चुके हैं। तो आप देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेचते हैं, यूरोप में बेचते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। अभी इन्होंने यहाँ पे चाइना नहीं लिखा है, इनका फोकस यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो रेगुलेटेड मार्केट के अलावा जो सेमी रेगुलेटेड कहना चाहिए, तो वो जिस उसमें अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसा आप ये बताया, इंडिया, और इसमें चाइना भी आ जाता है, तो उस पे भी ये फोकस कर रहे हैं। फिर देखिए वी ऑपरेट प्राइमरली अंडर B2B बिजनेस मॉडल। तो ये क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक ये खुद बनाते हैं और फिर दूसरे जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनको ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। ठीक है सर, तो उसको B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। इसके अलावा इनकी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो वो इंडिया में फोकस कर रहे हैं B2C प्रोडक्ट्स में भी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स, द प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन हैज हेल्प्ड अस टू विटनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो ठीक है सर। वी आर प्रोमोटेड बाय शांघाई फोसन फार्मा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली फोशन फार्मा जो है वो चाइना की एक कंपनी है, उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी में ले लिया है, तो वो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर है, इसीलिए अब उनका फोकस जो है इस शांघाई फोशन फार्मास के थ्रू चाइना में भी ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट जो है हम इनके माइलस्टोन्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहला है वो तो अबाउट अस तो हमने समझ ही लिया, अबाउट ग्लैंड फार्मा हमने देख लिया कि ग्लैंड फार्मा है क्या। तो ये ऑलमोस्ट आपने देखा कि 40 ईयर से ज्यादा की है, 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, रेगुलेटेड मार्केट्स में भी। और शांघाई फोशन फार्मा जो है वो इनके फाउंडर हो चुके हैं अभी, सॉरी, जो वो उनके प्रमोटर हो चुके हैं अब, क्योंकि इन्होंने मेजर स्टेक ले लिया है इस कंपनी में। उसके बाद माइलस्टोन्स पे जाते हैं हम सर जल्दी से। तो आप देखिए माइलस्टोन्स में हम आने के बाद ये देखिए यहाँ पे 1978 जैसे हमने बात किया, 1978 से ये स्टार्ट हुई थी। उस समय PVN राजू करके जो इनके प्रमोटर थे, उन्होंने ग्लैंड फार्मा को फाउंड किया था, स्टार्ट किया था टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट हेपरिन। तो हेपरिन इंजेक्शन जो था वो फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये यहाँ पर देखिए, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते थे। तो ये इंडिया में ही हेपरिन इंजेक्शन को मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किया था डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। हेपरिन इंजेक्शन जो है वो बेसिकली ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को अवॉइड करने के लिए ही ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है। तो जैसे मेजर सर्जरी होती है या कुछ भी अगर आपको इंजरी होती है, तो वहां पे ब्लड क्लॉट्स आपके ट्रैवल करके कहीं आर्टरीज में चले गए या कोई वेन्स में चले गए या कहीं हार्ट में चले गए, तो आपको कुछ भी मल्टीपल फेलियर्स हो सकते हैं ऑर्गन्स के। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हेपरिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इन्होंने 1978 में जो स्टार्ट किया था, तो वो हेपरिन इंजेक्शन से स्टार्ट किया था। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, पहला इंजेक्शन उन्होंने इसी को स्टार्ट किया था, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर देखिए 1994 में पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई, प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई। फिर 1996 में देखिए बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू सेट अप PFS फैसिलिटी इन इंडिया। तो देखिए ये PFS है क्या, ये प्री फिल्ड सिरिंजेस है। तो प्री फिल्ड सिरिंजेस, तो सिरिंजेस तो आपको पता ही होगा, और प्री फिल्ड भी आपको समझ में आ गया। तो जो सिरिंजेस में ऑलरेडी प्री फिल्ड जो मेडिसिन होती है उस टाइप के सिरिंजेस बनाते हैं, इन कोलैबोरेशन विद वेटर फार्मा जर्मनी, इनके कोलैबोरेशन के साथ में। फिर देखिए जो 1998 में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फ्लैगशिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट डुंडीगल बिकेम ऑपरेशनल। तो डुंडीगल में इनकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट हुई, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए 2000 में साइंस इट्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट फॉर रेगुलेटेड मार्केट्स R&D फैसिलिटी सेटअप एट डुंडीगल। देखिए इन्होंने फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन किया रेगुलेटेड मार्केट्स में। रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे हमने बताया US, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो वहां के लिए फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया, और उसके लिए उसी को करने के लिए उन्होंने R&D फैसिलिटी जो डुंडीगल में इन्होंने सेटअप की थी, वहां पर स्टैब्लिश की, हैदराबाद में ही है ये जगह। तो ये देखिए सर। फिर 2001 में देखिए लॉन्चेस एनॉक्सोप्रेन तो इंजेक्शन इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पर जो था हेपेरिन था, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एनॉक्सोपेरिन। तो एनॉक्सोपेरिन भी ऑलमोस्ट वही है जो ब्लड क्लॉट्स को रिड्यूस करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। तो ये इसका भी वही फंक्शनैलिटी है। फिर सप्लाइज एनॉक्सोपेरिन इन ब्राजील एंड सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स। तो देखिए ब्राजील जो है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भी एनॉक्सोपेरिन सप्लाई करना चालू कर दिया।
फिर इसके बाद देखिए डुंडिगल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी रिसीव्स यूएस एफडीए एक्सेप्टेंस। तो आपने देखा डुंडिगल फैसिलिटी में आर&डी फैसिलिटी उन्होंने की, उसके बाद यूएस एफडीए से उनको अप्रूवल मिल गया 2003 में। एंटर्स द यूएस मार्केट विथ केटोरोलैक पीएफएस। तो केटोरोलैक जो पीएफएस है, तो ये जो कीटोरोलैक पीएफएस इंजेक्शन है, ये बेसिकली प्रीफिल्ड सिरेंजेस इन्होंने बनाई है इसकी कीटोरोलैक की। तो ये यूएस मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया, और इसका यूज जो है बेसिकली आपका इन्फ्लेमेशन होता है या आपको फीवर है, पेन है, एक्सट्रीम पेन है, उन सभी चीजों को रिड्यूस करने के लिए इसको नॉर्मली एनएसएआईडी भी बोलते हैं। तो नॉन एनएसएआईडी जो होता है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। ठीक है सर। तो ये उन्होंने लॉन्च किया 2007 में, आपने ये देखा। उसके बाद देखिए 2010 में जो है इंट्रोड्यूसेस हेपेरिन इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट इन द यूएस मार्केट। तो हेपेरिन जो इन्होंने देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में, अब ये जो है फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो था उनका वो यूएस मार्केट में भी 2010 में, तो पिछले 10 साल पहले ही इन्होंने लॉन्च किया है। अभी देखिए अभी लास्ट 10 इयर्स की जर्नी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फोरेज इनटू ऑस्ट्रेलिया एंड विथ एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन। तो एजिथ्रोमाइसिन आपको पता ही होगा कि जो नॉर्मली जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब के लिए काफी यूज होता है, वाइडली यूज होता है। उसके बाद देखिए ये रोक्यूरोनियम जो इंजेक्शन है, द फर्स्ट प्रोडक्ट अप्रूवल इन न्यूजीलैंड। तो फोरेज इनटू ऑस्ट्रेलिया, एजिथ्रोमाइसिन से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंजेक्शन लॉन्च किया, और रोक्यूरोनियम जो है ये द फर्स्ट प्रोडक्ट अप्रूवल इन न्यूजीलैंड। तो ये मसल रिलैक्सेशन जो है उसके लिए जनरली ये काफी यूज होता है। फिर डुंडिगल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी रिसीव्स यूके एमएचआरए। तो यूके से अप्रूवल मिला और इनको यूरोपियन यूनियन से भी अप्रूवल मिला उनको 2012 में। तो देखिए अभी ये फॉरेन में बहुत स्पीड से टारगेट कर रहे हैं। आप देखिए 2007 से जो उन्होंने पेस पकड़ा, यूएस में घुसे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ गए, उसके बाद आप न्यूजीलैंड में आ गए, उसके बाद फिर आप यूके, यूरोप, यहाँ पर आप सभी जगह एंटर करते जा रहे हैं। एंटर्स यूरोप विथ टायरोफिबेन। तो ये टायरोफिबेन से यूरोप में एंटर किए हैं। टायरोफिबेन जो है वो वही चीज है जो ब्लॉकेज होता है, जैसे हार्ट अटैक को उस समय जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए ही ये वाइडली यूज होता है। बहुत ही क्रिटिकल ड्रग है। तो इस ड्रग से बेसिकली जो प्लेटलेट्स से जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उसको रोकने के लिए, जिससे कि हार्ट अटैक के समय में भी उसको डाइल्यूट कर सकें आप, तो ये काफी क्रिटिकल ड्रग है। फिर ऑन्कोलॉजी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी इन विशाखापट्टनम रिसीव्स यूएसएफडीए एक्सेप्टेंस। ऑन्कोलॉजी तो आपको पता ही है, कैंसर रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है वो ऑन्कोलॉजी के सेक्शन में आती है। तो ऑन्कोलॉजी फॉर्मुलेशन फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में जो उन्होंने स्टार्ट की, उसको यूएसएफडीए से अप्रूवल मिल गया। उसके बाद 2014 में देखिए डेडिकेटेड फैसिलिटी ऑफ पेनेम्स कमीशन इन पाशामालम हैदराबाद। मैन्युफैक्चरिंग लाइन इंक्लूड्स ऑप्थेल्मिक लाइन एंड ऑटोमेटेड बैक लाइन। ये देखिए, तो ऑप्थेल्मिक मतलब आपका आई रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट करी है। उसके बाद ग्लैंड एंटर्स कनाडा विथ अमियोडेरोनी पीएफएस। तो ये अमियोडेरोनी जो है प्रीफिल्ड सिरिंजेस जो उन्होंने बनाई है, जो कनाडा में इन्होंने लॉन्च किए, वो बेसिकली इरेगुलर हार्ट बीट्स जो होती हैं उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये यूज होता है। उसके बाद देखिए 2016 में फर्स्ट यूएसएफडीए अप्रूवल फॉर पेनेम्स प्लांट इन हैदराबाद एंड स्टेराइल इंजेक्टेबल प्लांट एट पशालारम हैदराबाद। तो यहाँ पर इन्होंने यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है। उसके बाद फर्स्ट यूएसएफडीए अप्रूवल फॉर एपीआई प्लांट इन वाइजाग एंड फॉर एपीआई प्लांट इन फार्मासिटी विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर एपीआई फैसिलिटी इनकी वाइजाग में है और एपीआई फैसिलिटी इनकी विशाखापट्टनम में है, ये आपको समझना पड़ेगा। वहां से यूएसएफडीए का अप्रूवल मिल गया इनको। फिर 2017 में जो फॉसन फार्मा है उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर ली। तो अभी फॉसन को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और ये मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किए हुए। फिर इनॉक्सिपेरिन इंजेक्शन अप्रूवल रिसीव्स फॉर यूएस मार्केट, और ये ऑप्थेमोलॉजी प्रोडक्ट्स अप्रूवल रिसीव फ्रॉम यूएस मार्केट। तो ये आई सेगमेंट जो होता है, जो कि आई डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उसके प्रोडक्ट्स जो है उसका अप्रूवल यूएस मार्केट में मिला। उसके बाद जो इनॉक्सिपेरिन इनका जो पुराना काफी प्रोडक्ट है
ये देखिए यहाँ पर भी ये जो ब्राजील को सप्लाई करते हैं उसका भी यूएस से उनको अप्रूवल मिल गया। फिर फर्स्ट प्रोडक्ट फाइलिंग इन चाइना, तो अब देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि चाइना में भी ये एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी जो है फॉसन फार्मा ये चाइना से बिलोंग करती है और बहुत बड़ा मार्केट है चाइना। चाइना मतलब इंडिया हो सकता है एक समय के बाद यूएस के बाद ये शायद हो सकता है कि चाइना को ही सेकंड लार्जेस्ट अपना बिजनेस बना भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो सर आपने देखा ये अभी हमने बात कर लिया कि इनकी कहाँ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद इनकी माइलस्टोन हमने पूरा जर्नी देख ली। अब हम आ जाते हैं इनकी R&D फैसिलिटीज पे। तो आप देखिए यहाँ पर ये R&D फैसिलिटीज हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज है वो है 2 स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन इन हैदराबाद इज स्टाफ्ड बाय नियरली 250 क्वालिफाइड साइंटिस्ट। तो आप देखिए ये जो जो इनकी स्टेट ऑफ आर्ट R&D डिवीजन है हैदराबाद में, वो 250 साइंटिस्ट ऑलमोस्ट हैं इनके। द लैब्स एंगेज इन फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन तो आपको पता ही होगा, पुराने हमने काफी सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट, एपीआई प्रोसेस डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी स्टडीज, तो ये सारी चीजें जो है R&D फैसिलिटीज में उनकी होती है। अब हम आ जाते हैं जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मुलेशन प्रोसेस होती है, तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ। एक तो एपीआई होता है, रॉ मटेरियल से सबसे पहले जो प्रोसेस होती है रॉ मटेरियल जो है वो लाया जाता है, उसमें चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। उसमें इंटरमीडिएट्स में फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद एपीआई मैन्युफैक्चर होता है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं एपीआई को। एपीआई ही एक एक्टिव पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन में, जो मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है जो कि डिसीज को क्योर करता है, वो एपीआई ही होता है। एपीआई को फिर फर्दर जो है क्योंकि एपीआई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको फर्दर आप या तो लिक्विड के फॉर्म में या सॉलिड्स के फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में आप ले सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने में, फाइनल ड्रग्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको फॉर्मुलेशन फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये एपीआई के बाद फॉर्मुलेशन प्रोसेस के थ्रू फाइनल ड्रग बनता है। तो देखिए एपीआई भी बनाते हैं और ये फॉर्मुलेशन फिनिश ड्रग भी बनाते हैं, और ये दोनों चीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाते हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे बिजनेसेस को। तो फॉर्मुलेशन जो फैसिलिटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए ये सारी इनकी जो है डुंडीगल हैदराबाद में एक फैसिलिटी है, फिर पशामी लारम हैदराबाद में एक है, उसके बाद देखिए पेनेम्स हैदराबाद में है, फिर ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी जो है वो विशाखापट्टनम में। तो ये चार जो है ये फॉर्मुलेशन है। तो मतलब यहाँ पर जो है डुंडीगल, यहाँ से आप देखिए कि वायल्स जो होते हैं वो जो आपके कहना चाहिए कि बॉटल्स होती हैं जिसमें इंजेक्शन के जो लिक्विड होता है वो फिल्ड होता है। तो ये आप ये सारी चीजें वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे के रखा हुआ है कि 600,000 स्क्वायर फीट में इनकी फैसिलिटी है। यूएस एफडीए से इनका अप्रूवल मिल चुका है 2003 से। तो आपके पास समय हो तो आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्टेराइल इंजेक्टेबल फैसिलिटी है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए यूएस एफडीए से अप्रूवल है यहाँ पर इनको भी 2015 से, और ये इनकी फैसिलिटीज है, इतनी इनकी कैपेसिटी है। उसके बाद पेनेम्स में जो है हैदराबाद, यहाँ पर भी एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है उनकी, और ये भी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है 2016 से। उसके बाद ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर रिलेटेड जो फैसिलिटी है उनकी वो विशाखापट्टनम में है। तो ये चार जो फैसिलिटी है जो कि वो भी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है 2014 से। तो आपने देखा ये चारों फैसिलिटीज जो है सारी वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अच्छे खासे सारे एक्रेडिशन हैं इनके पास। उसके बाद देखिए सारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं सभी से अप्रूवल इनको मिल चुका है। तो ये फॉर्मुलेशन की फैसिलिटी है। उसके बाद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बनाते हैं, इनके पास 3 फैसिलिटी हैं। तो टोटल 4 फॉर्मुलेशन की फैसिलिटी है और 3 जो है वो एपीआई की फैसिलिटी है। तो टोटल जो इनके पास है वो 7 फैसिलिटीज हैं। जो एपीआई की फैसिलिटी है वो डुंडीगल हैदराबाद में है, ये विशाखापट्टनम में है, और जेएनपीसी विशाखापट्टनम में, एसईजेड विशाखापट्टनम और जेएनपीसी। तो ये 3 फैसिलिटी जो है वो एपीआई की है और 4 फैसिलिटी जो है उनकी वो फॉर्मुलेशन की है। तो आपने समझ लिया 7 फैसिलिटीज है इनके पास टोटल। चलिए सर हम जल्दी से इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर भी एक बार नजर डाल देते हैं, क्योंकि काफी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी मिल जाती है। तो देखिए हम फाइनेंशियल्स को हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, हम बेसिकली इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूएस, यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ये कोर मार्केट्स हैं। आप ये समझिए इंडिया कोर मार्केट नहीं है, अभी चाइना कोर मार्केट नहीं है, अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो कोर मार्केट नहीं है। जो डेवलप्ड नेशन है उनको ही ये टारगेट कर रहे हैं और वही इनके जो कोर मार्केट है, उसी से ही इनका चंक जो है मेजर रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। तो आप देखिए यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से देखिए कि जो न्यू लॉन्चेस उन्होंने किए वो 6 प्रोडक्ट्स SKU, 4 मॉलिक्यूल्स किया है Q3 में। 9 मंथ्स टोटल में 31 प्रोडक्ट्स SKU और 19 मॉलिक्यूल्स ये ऑलमोस्ट न्यू लॉन्चेस कर चुके हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो बता रहे हैं कि यूएस फाइलिंग अपडेट्स, तो एज ऑफ December 31st 2020, तो पिछले साल के एंड तक वी अलोंग विद आवर पार्टनर्स हैड 282 ANDA फाइलिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप सोचिए 282 ANDA क्या होता है सर? तो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है। तो ये जो है ये एप्लीकेशन दी जाती है FDA को, यूएस FDA को। अगर आपको कोई नई जेनेरिक ड्रग आपको लॉन्च करनी है यूएस FDA में, तो आपको एक फाइल करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसी को एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो 282 ड्रग्स के लिए ये अप्लाई कर चुके हैं, नए ड्रग्स के लिए। तो जैसे जैसे इनको अप्रूवल मिलता जाएगा, जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो इसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट को वहां पर लॉन्च कर सकती है, सेल कर सकती है। तो ये देखिए नई पाइपलाइन है, आप कह सकते हैं कि ये नए एवेन्यूज हैं नए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो 282 में से ऑफ विच 226 वेर अप्रूव्ड एंड 56 पेंडिंग अप्रूवल। देखिए कितना बढ़िया शानदार प्रदर्शन है इनका। तो 282 जो December 31 पिछले साल के एंड तक में 282 जो यूएस FDA के अप्रूवल के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से 226 को अप्रूवल भी मिल गया है और सिर्फ 56 पेंडिंग रह गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही शानदार है। अब आप देखिए यहाँ पर जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो यूएस से इनका 66% आता है, मेजर चंक यहाँ से यूएस से आता है। आप देखिए उसके बाद यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्लू लाइन में 7% आता है। तो आपने देखा ये जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है उनका, वो यूएस, यूरोप से ही आता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से आता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, तो बाकी सारे जो वर्ल्ड है उसमें क्या है पोजीशन इनकी। तो ये इसको भी इन्होंने अपनी ज्योग्राफी जो है बाकी जगह पर भी इंक्रीज कर पाए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट हैज बीन ड्रिवन बाय न्यू पार्टनरशिप एंड इंक्रीज पेनिट्रेशन ज्योग्राफिकली। फिर आप देखिए यहाँ पर वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सिंगापुर, थाईलैंड, चिले, पेरू एंड इजराइल। तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्ज करी है। क्यों, कैसे करी है? तो एडिंग अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल सोर्सेस, ऑप्टिमाइजिंग बैच साइजेस अमंग अदर्स have helped meet order in short लीड टाइम। तो आप देखिए जो टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 9% का है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये आपको दर्शाता है कि इनका जो लास्ट ईयर 9% था, इस साल जो है 16% है, बट फिर भी जो है बहुत कम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है सर। और ये पोटेंशियल, ये भी आप बोल सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल रेवेन्यू है कि यहाँ पर धीरे धीरे वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने रेवेन्यूज को। डोमेस्टिक मार्केट देखिए, डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं वो। तो इंडिया का जो मार्केट था उसमें देखिए 18% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 2020 में था वो बढ़कर नहीं, वो ऑलमोस्ट घटकर 17% हो गया है। तो ये डोमेस्टिक मार्केट एक्चुअली वो टोटल रेवेन्यू का 17% हो गया है, बट अगर फिगर्स में आप देखेंगे तो वो बढ़ चुका है। तो ये बोल रहे हैं वो। तो 1 मिनट। डोमेस्टिक मार्केट आप देखिए यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट सेल्स ग्रोथ हैज बीन ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ठीक है, उनकी जो कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थे इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही। कमीशनिंग ऑफ प्री फिल्ड सिरिंज line at Pashamlaram facility helped increase volume for domestic market। तो प्री फिल्ड सिरिंज लाइन भी इन्होंने पशमलारम फैसिलिटी में हैदराबाद में इन्होंने चालू करी है, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद वी हैव इनिशिएटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है रेमडेसिवियर की फॉर द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम पशामलाराम फैसिलिटी। तो ये क्या कोविड-19 के लिए यूज कर रहे हैं। ये रशिया की जो कोविड-19 की जो ड्रग है रेमडेसिवियर, उसी को ही यहाँ पर हम इनको मौका मिला है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा हुआ भारत बायोटेक कर रहा है, सेरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, उसके अलावा ग्लैंड फार्मा भी जो रशिया की ड्रग है उसको ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी कर रहे थे, बट साथ में ये भी कर रहे हैं रेमडेसिवियर की। चलिए सर, तो ये न्यू लॉन्चेस जो है इंडिया में ये सारी चीजें उन्होंने बता के रखी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है वो नियर टर्म फोकस एरियाज। तो जो फोकस एरियाज इनके क्या रहेंगे, तो ये देखिए एक्सपेंडिंग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। तो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में मार्जिन हाई होते हैं, तो उस पर भी इनका फोकस रहेगा। पेप्टाइड्स,
लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल सस्पेंशंस एंड हार्मोनल प्रोडक्ट्स। तो ये सारे जो है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स रहेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स में आते हैं। पेप्टाइड्स जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्किन रिलेटेड चीजें में ये यूज होता है। उसके बाद देखिए एक्सपेंडिंग डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन न्यू डिलीवरी सिस्टम सच एज पेन्स एंड कार्ट्रिजेस। तो इंजेक्शंस के अलावा पेन्स और कार्ट्रिजेस भी ये बनाएंगे जिससे कि जो इनके ड्रग है उसको बॉडी के अंदर सप्लाई किया जा सके। उसके बाद लेवरेज आर स्ट्रेंथ इन इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग टू एंटर इनटू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए इनकी जो मास्टरी है वो इंजेक्टेबल में है, इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग में, उसी का वो फायदा उठाकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहते हैं विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 40 मिलियन वायल्स। तो ये 40 मिलियन वायल्स करीब करीब बनाना चाहते हैं। फिर ज्योग्राफिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा था कि ऊपर ये रेमडेसिवियर भी बना रहे हैं, वैसे ही ये फर्दर भी वैक्सीन बनाने की भी कोशिश करेंगे। फिर ज्योग्राफिक एक्सपेंशन जो है इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स जो है, जैसे हमने बात की चाइना हो गए और भी आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी में ये अभी एक्सपेंशन करना चाहते हैं टू डाइवर्सिफाई रेवेन्यू बेस विद वाइल मेंटेनिंग हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये देखिए, तो ये इनकी न्यू स्ट्रेटेजी है कि डेवलप रेगुलेटेड मार्केट्स की जगह सेमी रेगुलेटेड जो मार्केट्स है उसमें भी ये पेनिट्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है सर वो स्नैपशॉट है, यहाँ पर ये बता रहे हैं क्या क्या है उनकी फैसिलिटी। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इधर यहाँ पर समय आपको खराब नहीं करना चाहूंगा। जर्नी भी हमने पढ़ी ली है, इनकी माइलस्टोन सारे हमने पढ़ चुके हैं, आप भी अगर चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर बिजनेस ओवरव्यू देखिए, तो ये 7 फैसिलिटीज जैसा कि हमने बात करी, उसमें से 4 जो है फॉर्मुलेशन फैसिलिटीज हैं, 3 एपीआई फैसिलिटी है, ये हमने बात कर ली है। उसके बाद कंसिस्टेंट कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए इंजेक्टेबल बिजनेस में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कंप्लायंस की होती है, क्योंकि आप जो है ये जो इंजेक्टेबल होता है वो सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, जो भी दवाई जाती है, तो इसमें हाई रिस्क होता है। अगर आपकी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, अगर आप जो है कि सेप्टिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं यूएस एफडीए से या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो आप अगर उनके ऑब्जर्वेशन आए तो फिर आप जो ड्रग को सप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में वो टोटली बंद हो जाता है जब तक कि आप ऑब्जर्वेशंस को क्लियर नहीं करते हैं। तो ये सीधा बिजनेस हिट होता है, उसमें बहुत बड़ा हिट होता है और उसको मार्केट टॉलरेट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रहता है कि अगर आप आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है और जो प्रोसेसेस हैं, जो कंप्लायंस है, उसको अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इन कंपनीज को। तो इस कंपनी के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि नो यूएस एफडीए वार्निंग लेटर सिंस इंसेप्शन ऑफ ईच फैसिलिटी। तो जब से ये पिछले 40 साल से बिजनेस में है, इतने सारे यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन हुए, बट आज तक या तो इनकी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है, प्रोसेसेस हैं, या इनका बहुत अच्छा लक है ना, इनको कभी भी यूएस एफडीए से वार्निंग लेटर नहीं मिला। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद सर्टिफाइड एज जीएमपी कंप्लायंस एट ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाय द यूएस एफडीए। तो ये अभी तक तो इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है कंप्लायंस इसमें ट्रैक रिकॉर्ड, तो इसको तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और ये की स्ट्रेंथ है इनकी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट में काम कर रहे हैं। इस जो इंजेक्टेबल्स है बहुत ही सेंसिटिव है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है वार्निंग लेटर्स का यूएस एफडीए से। तो ये नहीं आया है, बहुत मैं बधाई दूंगा और अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, आप देखिए इसका एक रीजन भी है, टीम ऑफ 1165 फुल टाइम एम्प्लॉइज। आप देखिए कि सिर्फ 1150 तो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो यही क्वालिटी कंट्रोल के जो लोग होते हैं, यही एक्चुअली जब एफडीए का इंस्पेक्शन होता है तो इन्हीं के ऊपर सब कुछ होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं क्वालिटी को, इनके ऊपर ही रहता है। उन्होंने 1165 लोग फुल टाइम एम्प्लॉइज को डेप्यूट करके रखा हुआ है अपनी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज हैं, इसीलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनके कभी भी यूएस एफडीए वार्निंग लेटर इनको नहीं मिला है। उसके बाद 35+ ऑडिट पर ईयर ऑन एवरेज, तो 35 से ज्यादा हर साल ऑडिट्स होते हैं और ये क्लियर भी कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। फिर सर यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू कंटिन्यूड है, आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए। इसमें कुछ यहाँ पर भी देखिए, ये आपके पास समय हो तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें से बताना चाहता हूँ। तो की स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, तो ये वही बता रहे हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट सेगमेंट इंजेक्टेबल जो है वो बाकी सारे सेगमेंट जो है जैसे ओरल ड्रग्स हो गया या लिक्विड ड्रग्स हो गए, उसकी जगह पर इंजेक्टेबल्स जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में।
तो और लार्जेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी है। फिर ये इनकी जो ग्लैंड फार्मा है, ये वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो कि एपीआई से लेके वो फॉर्मुलेशन तक की प्रोसेस सारी खुद ही कर लेते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफाइड बी2बी मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस ये सेल करते हैं। एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी है इनके पास, आर&डी फैसिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का, ये बता रहे हैं, और अच्छे मैनेजमेंट टीम है। ये सारी चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट सारे जो ये बता रहे हैं, इंजेक्टेबल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। तो जो फार्मास्यूटिकल में जैसे मैंने आपको बताया कि इंजेक्टेबल जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल में। इसकी जो पेस बताते हैं कि 10.1% पे ये ग्रो होगी, और जो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 5.8% पे ग्रो होगी, बट इंजेक्टेबल्स जो कैटेगरी है वो 10.1% पे ग्रो होने की चांसेस हैं इसके। उसके बाद देखिए ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंजेक्टेबल्स क्या है, तो ये बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। शॉर्टेज ऑफ ड्रग इन यूएस है, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कन्वीनियंस, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एंट्री मार्केट, एंट्री बैरियर्स भी आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इंजेक्टेबल्स में एंट्री बैरियर ज्यादा है। ओरल ड्रग्स में इतना एंट्री बैरियर नहीं है, बट अगर किसी को इंजेक्टेबल्स में जाना है तो उसको एक बहुत ही एक्सपर्टाइज होनी चाहिए अपने प्रोसेस में। तो ये एक बड़ा एंट्री बैरियर है इंजेक्टेबल मार्केट में। एक्चुअली हाई कैपिटल इंटेंस इन्वेस्टमेंट होता है पहली चीज तो, जो नॉर्मल ओरल्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंजेक्टेबल्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती हैं। हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बात किया कि कंप्लायंस यूएस एफडीए से काफी सारे वार्निंग लेटर्स आ सकते हैं, तो कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं इंजेक्टेबल में। फिर कंसोलिडेशन ट्रेंड एक्सपेक्टेड टू फेवर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, तो जो कंसोलिडेशन छोटे छोटे प्लेयर्स जो है वो टेक ओवर हो जा रहे हैं और एक लार्ज एंटरप्राइजेस बनती जा रही है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, उनको ही फायदा मिल रहा है इंजेक्टेबल मार्केट में। फिर देखिए जेनेरिक इंजेक्टेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो बता रहे हैं, ये काफी डिटेल में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यूएस 131 बिलियन का मार्केट हो सकता है ये, आप आराम से इसको तसल्ली से यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं जेनेरिक इंजेक्टेबल्स ग्रोथ ड्राइवर्स। तो क्या है ग्रोथ ड्राइवर्स, तो इंजेक्टेबल सेगमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग डिलीवरी फॉर्मेट्स, तो ये तो हमने समझ ही लिया। अब इसमें इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज एंड अदर क्रोनिक डिसीजेज, तो ये कि जो डायबिटीज और बाकी जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू ही ज्यादातर जो है वो ठीक की जा रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा टेलविंड है, इसका ग्रोथ ड्राइवर है। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो जो कन्वेंशनल हमारी जो मेथड होती थी सिरिंज के थ्रू, उसकी जगह पे ऑटो इंजेक्टर्स भी आजकल आ गए हैं और प्री फिल्ड सिरिंजेस भी आ गए हैं। तो ये सारी जो है नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आ चुके हैं, जिससे कि जो ट्रेडिशनल आप डॉक्टर के पास जाके सिरिंज कोई डॉक्टर फिल करेगा उसके बाद वो लगाएगा, उसकी जगह पे आजकल आप घर बैठे ऑटो इंजेक्टर्स के थ्रू लगा सकते हैं, या प्री फिल्ड सिरिंजेस आप खरीद सकते हैं मार्केट से और खुद लगा सकते हैं। तो ये मतलब प्रोसेस जो है वो इजी हो गई है। तो ये एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर है इसका इंजेक्टेबल मार्केट का। उसके बाद न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, तो हैवी इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू ही आज की डेट में एडमिनिस्टर की जा रही है। उसके बाद ड्रग शॉर्टेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो 40% ऑफ द ओवरऑल ड्रग शॉर्टेज जो हुआ है वो 2014 से 18 में, तो वो इंजेक्टेबल्स में ही ड्रग शॉर्टेज हुआ है यूएस में भी। तो ये सारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इंजेक्टेबल मार्केट के लिए। फिर देखिए जेनेरिक इंजेक्टेबल्स मार्केट बैरियर क्या है, तो इतना इजी नहीं है इंजेक्टेबल मार्केट में घुसना। वो क्यों है, क्योंकि सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि 1.3 से 1.5 टाइम्स ज्यादा कैपेक्स लगता है। ओरल सॉलिड्स के कंपैरिजन में 1.3 से 1.5 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है इंजेक्टेबल्स में। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, अनडाउटेबली बहुत ज्यादा होती है। हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस, अनडाउटेबली बहुत ज्यादा कंप्लायंस होता है इसमें। और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है चारों पॉइंट्स में कि आप अगर ओरल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंजेक्टेबल्स में ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर। उसके बाद देखिए एक्सटेंसिव वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये फिर से ही वही बता रहे हैं कि उनकी फैसिलिटीज क्या है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर कंसिस्टेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये बता रहे हैं कि कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड, नो वार्निंग लेटर फ्रॉम यूएस एफडीए, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। ऑडिट्स इनके बहुत सारे हुए, उन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद सर हम आ जाते हैं सीधे अब नीचे, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग आर&डी। तो आप देखिए ये बहुत सारे हमने ऑलरेडी इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को समझ लिया है, आप और भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो।
अब हम आ जाते हैं फोकस ऑन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये भी हमको इतना जरूरी नहीं है, हम लास्ट स्लाइड पे ही आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रोमोटेड बाय शांघाई फोसन फार्मा। तो ये जैसे कि प्रोमोटर इनके चेंज हुए 2 साल पहले। तो शांघाई फोसन फार्मा इज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर एंड एक्सटेंसिव फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड R&D एक्सपर्टाइज ग्लोबली। तो ये है काफी स्टेब्लिश्ड प्लेयर है। फोसन फार्मा इज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मेजर। ये शांघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी, शांघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ हांगकांग लिमिटेड, तो ये इसमें लिस्टेड भी है। रिलेशनशिप विद शांघाई फोशन फार्मा प्रोवाइड्स वाइड एंड मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम इट्स ओन कंटिन्यूइंग इंटरनेशनलाइजेशन। तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है फोसन के साथ कोलैबोरेशन। और इनकी जो एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस है वो चाइना में और अफ्रीका में है, जो कि की ग्रोथ मार्केट है इंजेक्टेबल्स में। फिर लेवरेजिंग जो एग्जिस्टिंग फार्मा, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फोसन फार्मा का, उसी को ही ये यूज कर सकते हैं ग्लैंड फार्मा, जिससे कि चाइना और अफ्रीका में ये पहुंच सकते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है सर। उसके बाद बेनिफिट फ्रॉम रेगुलेटरी नो हाउ। तो इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है फोसन फार्मा का, उनका रेगुलेटरी नो हाउ ये लेकर चाइना में पेनिट्रेट कर सकते हैं। फिर बेनिफिट फ्रॉम बार्गेनिंग पावर इन स्केल ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्केल टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना। तो चाइना से, क्योंकि अभी चाइनीज कंपनी है फोसन फार्मा, तो वहां से रॉ मटेरियल और जो भी इनको प्रोक्योर करना है उसमें बार्गेनिंग पावर मिल जाती है इनको, क्योंकि इसी की चाइल्ड कंपनी हो गई अभी ग्लैंड फार्मा। फिर एक्सटेंसिव सेल लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनका काफी अच्छा चाइना में। तो अभी इनकी जो स्ट्रेटेजी है कि चाइना में भी ये पेनिट्रेट अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, इनके मैनेजमेंट का ये अब डिसीजन है। फिर लेवरेज एबिलिटी टू एक्सेस की मार्केट टू प्रोवाइड कवरेज फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ठीक है सर। तो मोर और लेस हमने मैक्सिमम चीजें इसमें कवर कर ली सर। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आपने देखा है इनका प्योर प्ले इंजेक्टेबल फार्मा कंपनी है, ये इंजेक्टेबल पे ही इनका फोकस है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, अभी उस पर भी हम आ जाते हैं। अच्छी डोमिनेंस है इनकी रेगुलेटेड मार्केट्स में, ये मेनली प्रेजेंट है। और 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 4 आपका जो है फॉर्मुलेशन फैसिलिटी है, 3 एपीआई फैसिलिटी है। तो काफी डिटेल में हमने समझ लिया सर, जर्नी भी देख ली, प्रोडक्ट्स भी देख लिए। अब हम जल्दी से इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी स्टडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सर, मैंने इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को खोल के रखा हुआ है। मार्केट कैपिटल जो है 38,565 करोड़ है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है और लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद देखिए पीई देखिए 50.8 का है, जो कि हायर साइड पे है। बट क्योंकि जैसे हमने बात की कि इंजेक्टेबल्स में है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनके कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो मुझे इस पे भी कंफर्ट है। मैं तो इस पीई पे भी इस कंपनी को खरीदना चाहूंगा। उसके बाद डिविडेंड यील्ड अभी नहीं है, 0 है। आरओसीज देखिए बहुत ही शानदार है, 30.2 23.4, बहुत ही बढ़िया आरओसीज मेंटेन कर पा रहे हैं। आरओईज, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, डेट फ्री कंपनी है, इक्विटी कम है 50.5। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है 36.3। तो ये आपको बताता है कि ये 50.8 क्यों है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स जस्टिफाई करते हैं उसको। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे। उसके बाद देखिए आप, ये हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो दिसंबर 2020 से अगर आप पिछले साल को कंपेयर करेंगे तो 646 करोड़ के अगेंस्ट 859 करोड़ पे ये पहुंचते हुए देखिए आपको टॉप लाइन। मार्जिन देखिए 33% से घट के 31% पे आए हैं। और वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 154 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ पे पहुंच गया है। सितंबर क्वार्टर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला सितंबर क्वार्टर का डेटा हमारे पास नहीं है यहाँ पर। फिर हम ईयरली, तो ये आप देखिए बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स, बहुत शानदार अनडाउटेबली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईयरली सेल्स एंड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो आप देखिए 2016 से डेटा है हमारे पास। तो जो पिछले 4-5 साल में आप देखिए 1300 करोड़ से बढ़कर ये 2600 करोड़ पे ऑलमोस्ट जाते हुए आपको दिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये डबल कर लिए हैं 4-5 साल में ही, आपको जो है 4 साल के अंदर ही डबल कर। तो कितनी फास्ट पेस में ये ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए आप, तो 314 करोड़ से बढ़कर आज ये 700 करोड़ पे पहुंचते हुए दिख रहा है। तो ये भी नेट प्रॉफिट भी आपका डबल होते हुए दिख रहा है। और मार्जिन देखिए कंटिन्यूअसली आपके 35% प्लस पे ही दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छे मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये ही एडवांटेज है इंजेक्टेबल्स का, यही जादू है। आप देखिए शेयर कैपिटल 16 करोड़ का है नॉर्मल, कंटिन्यूअसली रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, नो इश्यूज। बोरोइंग्स देखिए बिल्कुल डेट फ्री बैलेंस शीट है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिए कैश फ्लोज, जबरदस्त कैश फ्लोज है इनके, देखिए बहुत शानदार है। ऑपरेशंस से जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। फिर आरओसीज देखिए
अनडाउटेबली बहुत बढ़िया है। डेटर डेज देखिए ये इन्होंने रिड्यूस किया है जो कि कमांडेबल है। 107 डेज से 90 डेज, 83 डेज, मुझे लगता है 60 डेज तक भी ये पहुंचते हुए आपको दिख सकते हैं। 75 डेज तक भी आपको जाते हुए दिख सकते हैं। फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.36, FIS की 12.73 और DIS की 10। तो आप ब्रॉडली 20% जो है, सॉरी 80% जो है, 82% ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सिर्फ 18% जो है वो पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में मुझे कहीं पर भी एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं लगता कि जहां पर मुझे कोई भी इस तरीके की मतलब लग रहा हो कि कहीं पे भी वीकनेस है। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल पैरामीटर्स है। अनडाउटेबली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट। चलिए सर हम नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाते हैं, तो जो कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट होता है। तो ये देखिए सर, तो ये है इसका वीकली चार्ट 8 साल का। क्योंकि ये रीसेंट लिस्टिंग है तो आपको वीकली चार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीधे डेली चार्ट्स पर ही आता हूँ, क्योंकि आपको कुछ एटलीस्ट आप कुछ कैंडल्स को रीड कर पाएंगे इसमें। तो आप देखिए ये जो लास्ट ईयर ही लिस्ट हुआ था, तो लिमिटेड आपके पास डेटा है, इसमें ज्यादा डेटा तो नहीं है। तो अगर मैं डेली चार्ट्स को ही थोड़ा सा स्टडी करना चाहूँ तो ये ब्रॉडली इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है। आप देखिए ये आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और आप ऊपर एक और बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, ये देखिए। तो ये ब्रॉडली सर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है सारी कैंडल्स जो है इसी जोन के बीच में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि एक तरह से साइडवेज लिस्टिंग के बाद अच्छा आपने रनअप देखा यहाँ पर, उसके बाद अब रिसेंटली जो है आपने देखा कि अब ये ऑलमोस्ट साइडवेज ये जा रहा है और रिकवरी भी अच्छी देखने मिली, इस लेवल से अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो आप देखिए ये जो है अभी ब्रॉडली साइडवेज दिख रहा है, बट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये जो आपको ट्रेजेक्टरी दिख रही है ये ऊपर जाते हुए दिख रही है, और ये जो टॉप है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस जो पैटर्न को हम बोलते हैं, ये पैटर्न होता है वो होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके सर, जिसमें कि नीचे की लाइन जो होती है वो इंक्लाइंड होती है और ऊपर जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, और नॉर्मली इसका ब्रेकआउट जो है जब अगर 2500 रुपीज के ऊपर क्लोज करेगा ये, तो ये एक ब्रेकआउट जोन कहलाएगा। उसके बाद फिर आप जो टारगेट जनरली हम हमेशा देखते हैं कि इसका जो टारगेट होता है वो इसकी हाइट होती है इस पैटर्न की। तो आप यहाँ से आप डेराइव कर सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो आप देखिए ये जो लेवल है 1800, तो आप 1900 रफली मान लीजिए, 1850 की जगह पे 1900 मान लीजिए, और यहाँ पर जो है 2500 हो गया। तो टोटल जो आपकी हाइट हो गई वो ऑलमोस्ट 600 रुपए की हो गई। तो अगर कभी भी ये 2500 रुपीज से ऊपर कभी भी ये क्लोज करता है तो आप बोल सकते हैं कि 600 रुपए वहां से तो 3100 रुपीज तक जाने की इसमें पोटेंशियल है। अगर ये ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुली क्लोज हो पाता है इसके ऊपर, तो आप एक लंबे समय में 3100 रुपीज तक भी इस कंपनी को जाते हुए देख सकते हैं। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डेली चार्ट्स में तो यही फॉर्मेशन हो रहा है जो बन रहा है, जो कि हमको विजिबल है। उसके बाद हम चाहें तो एक बार इसके आर्ली चार्ट को भी देख सकते हैं सर। तो ये देखिए आर्ली चार्ट भी मैंने इसका ओपन कर लिया है 1 मिनट। तो आर्ली चार्ट में भी सर वही दिख रहा है जो कि हमने डेली चार्ट में, बस थोड़ा सा और जूम इन हो गया है ये, तो और भी आपको ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है। देखिए ये आपको अब जो इंक्लाइंड लाइन दिख रही है वो और भी क्लियर दिख रही है, और यहाँ पर आप देखें तो ये जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और भी ज्यादा क्लियर दिख रही है यहाँ पर। तो आपने देखा ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर आपने देखा अच्छे एक मोमेंटम था इस स्टॉक में, काफी बढ़िया मोमेंटम था। बीच में इसमें करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि जब ये नीचे जा रहा था तो आपने आरएसआई में एक डाइवर्जेंस देखा। ये देखिए आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा। ये लोअर बॉटम बनाया इसने, बट आरएसआई ऊपर जाते हुए दिख रहा था। उसी के कारण आपने देखा कि मोमेंटम लॉस हो गया करेक्शन का, और इसने एक अच्छी रिकवरी देखी है। अब आप यहाँ पर देखिए तो आरएसआई में कोई भी किसी भी तरीके की वीकनेस आपको नहीं दिख रही, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है। तो ये चार्ट जो है स्ट्रॉन्ग चार्ट है, आप अभी बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है बट बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं है, और ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको वेट करना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। अगर 2500 रुपीज से ऊपर क्लोज करता है तो आप फटाफट बहुत स्पीड से आप
एक्यूमुलेट करना चालू करिएगा, क्योंकि फिर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें गैदर होना पकड़ना चालू कर देगी ये कंपनी। तो अगर ये 2500 रुपीज से ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो आपको फर्दर डिले नहीं करना चाहिए, फिर आपको बहुत एग्रेसिवली इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। अदरवाइज आप ग्रेजुअली स्लोली भी इस काउंटर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं काफी बुलिश हूँ इस कंपनी को लेकर। अगर आपको भी लगता है तो आप जरूर ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो सर, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस हम डिस्कस करने वाले हैं इन फ्यूचर, उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।